नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें जनगणना के बारे में हम पढ़ेंगे, खासकर 2011 की जनगणना के बारे में। लेकिन 2011 के साथ में ही कुछ पूर्व काल से चले आ रहे महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित भी इसमें प्रश्न होंगे, और भी संविधान से संबंधित होंगे, पॉलिटी से संबंधित होंगे। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स होंगे, जो है पॉइंट्स होंगे इसमें, जिनसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कौन कौन से बिंदु इसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप अपने साथ में कॉपी पेन रखिए और नोट करते जाइए उन सभी बिंदुओं को जो आपको लगता है कि ये बिंदु महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए टारगेट सीकर के इस फ्री एजुकेशन वाली श्रृंखला में आप बने रहिए। धीरे धीरे ही सही आपका भी भला होगा। छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेके आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका किस प्रकार से भला हो सकता है। तो देखते हैं 2011 की जनगणना, लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ इतिहास के बारे में, कब इसकी शुरुआत हुई, कब क्या हुआ, उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। और उस समय जो वायसराय था वो कौन था? मेयो था। ठीक है, मेयो के कार्यकाल में 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसे लॉर्ड मेयो कहते हैं। 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी पहली, लेकिन ये कैसी थी? अनियमित थी। ठीक है, अब तक नियमित नहीं थी जनगणना, कभी हो गई तो हो गई, नहीं हुई थी। तो 1872 में पहली अनियमित हुई थी। फिर उसके बाद में 1881 में रिपन के कार्यकाल में क्या हुई थी? नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। कैसी हुई थी? नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। 1951 में क्योंकि देश आज़ाद हो गया था, तो हमारी सरकारों को ये लगने लगा कि हमें, हमारी जनता को क्या आवश्यकता है, कितनी हमारी पॉपुलेशन है देश की, उस पॉपुलेशन के आधार पर हमारे कितने संसाधन हैं और किस प्रकार का हमें विकास की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो जब तक पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता होगा और संसाधनों के बारे में नहीं पता होगा, तो उनका डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। जनगणना का महाविभाजक समय कहा जाता है 1921 को, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था? प्लेग की बीमारी फैली थी, तो उसे क्या कहते हैं? महाविभाजक वर्ष। ठीक है, क्योंकि अचानक से पॉपुलेशन बहुत डाउन चली गई। ठीक है, पहले बढ़ रही थी और फिर डाउन चली गई, तो इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को, क्योंकि 81 में प्रारंभ हुई, तो प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। 81 से 91 में, और 91 से 1901 में, 1901 से 1911 में, 1911 से 1921 में। तो 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा गया। जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, ये थोड़ा गलत हो गया है इस जगह पर टाइपिंग करते हुए, तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 246। कौन सा है? 246। अब जनगणना विषय 7वीं अनुसूची जो संघ सूची से संबंधित है उसमें है। संघ सूची का मतलब इस पे केंद्र सरकार ही काम करेगी, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ठीक है, संघ सूची में ये वर्णित है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, आइए। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है? 2021 में होनी थी, लेकिन क्या हुआ? 2021 में कोविड महामारी के चलते जनगणना नहीं हो पाई। अब संभावना है कि 2024 में
चुनावों के बाद में हो। ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी जनांकिकी ये कहलाता है। यानी जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है या जनांकिकी कहलाता है। ठीक है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी ये 2011 वाली। ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे जनगणना करते समय, और जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। ठीक है। प्रथम जनगणना जो कमीशन था डब्ल्यू प्लॉडेन। ठीक है, डब्ल्यू प्लॉडेन के नाम से था प्रथम जनगणना कमीशन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? AR गोपाल स्वामी। ठीक है। ये कब गठित हुई थी प्रथम जनगणना स्वतंत्र भारत की? लगभग हुई तो थी 1951 में, लेकिन उसका कार्यकाल कितना रहा था, मतलब उसे कराने में जो समय लगा, आयोग बना। ठीक है। आयोग बनने के बाद में जनगणना हुई, फिर उसका प्रकाशन हुआ, तो 1949 से 1953 का समय लगा इसमें। ठीक है। तो उस दौरान ये रहे थे RA गोपाल स्वामी, इस दौरान रहे थे 1949 से 1953 में। अब देखते हैं 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली। ठीक है, C चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? जो कास्ट आधारित जनगणना हुई थी वो हुई थी 1931 में। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 के दौरान? 121.08 करोड़। ठीक है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। ठीक है, 17.5% विश्व जनसंख्या का है। किसके देखते हुए? 2021 की जनगणना को देखते हुए। पुरुष जनसंख्या कितनी थी इसमें? 62.32 करोड़। 62.32 करोड़। ठीक है। और 51.47% क्या थी? पुरुष जनसंख्या। परसेंटेज में देखें तो कितनी है? लगभग 51.5%। ठीक है। और महिलाओं की लगभग 48.5%। ठीक है, लगभग 48.53 करोड़ 53%। ठीक है। और 58.75 करोड़। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या है। आइए, तो दशकीय वृद्धि 2011 की 21 की जनगणना में कितनी दर्ज की गई थी? वो की गई थी 17.7%। दशकीय वृद्धि। ठीक है। और कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। ठीक है, 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। ठीक है, महिला साक्षरता दर 64.6% है। ठीक है। लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुषों पे। ठीक है, ये लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुष हैं तो उनके साथ में कितनी महिलाएं हैं? 943। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का है। ठीक है, यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, लेकिन ये 382 कितना किसका है? ऑल इंडिया का। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, और केरल की जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। ठीक है। सबसे साक्षर जो है राज्य भी कौन सा है? केरल ही है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का था 879। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं, 879। ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात पांडिचेरी का था
ठीक है। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात दमनदीव का था, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। जनसंख्या घनत्व 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17, ठीक है। एक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति, बिहार में एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति, ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन है? दिल्ली। यहाँ लगभग 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, 11,000 से भी कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और ये पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में ही नहीं, राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों में ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है, दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का है, ठीक है। आइए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों में सबसे अधिक है। ये तो अगर विश्व के देशों की भी जनसंख्या लगाई जाए तो उनके क्रम में लगभग 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है। 5 देश 6ठे नंबर पर उत्तर प्रदेश। पहले पे चाइना थी पहले, अब तो 2021 के बाद में 21-22 के बाद में जनसंख्या इतनी हो गई है कि चाइना से भी भारत ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो पहले पे अब भारत हो गया है, दूसरे पे चाइना, कनाडा, इस प्रकार से पाकिस्तान इसके ऊपर नीचे ही है लगभग, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की थी राज्यों में। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में कितना है और किसका है? दिल्ली का, ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में लक्षद्वीप, ठीक है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो कहाँ की है? नागालैंड की। नागालैंड की जनसंख्या घटी है बस, और सभी राज्यों की बढ़ी है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? केरल राज्य की, 94% है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता बिहार की है। कम से कम साक्षर लोग यानी कम पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? बिहार में, ठीक है, 61.8%, ठीक है, 61.8%, यानी 100 व्यक्तियों में 61.8 व्यक्ति ही पढ़े लिखे हैं। अब देखिए, न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? बिहार की। यानी बिहार की साक्षरता पुरुषों में भी और महिलाओं में भी दोनों में ही बिगड़ी हुई है। वहाँ पर महिलाओं की तो बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वहाँ पर, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप की है। न्यूनतम केंद्र शासित जो राज्य हैं उसमें साक्षरता दादर नगर हवेली की है। सबसे बड़ा जिला जो है ठाणे महाराष्ट्र है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 75 जिले हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे इतने ही पॉइंट हमने नोट किए थे जो किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको देखते रहिए, याद कीजिए, और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन्हें हम आपके लिए लेके आएंगे, उन्हें याद कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में कोई अन्य टॉपिक लेके आएंगे, उसे भी याद कीजिए। धीरे धीरे ही सही आपके लिए इस फ्री एजुकेशन वाली श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है। यदि आपको इसमें कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और किसी का भला चाहते हो तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।